आज हम चर्चा करने जा रहे हैं औरंगजेब के प्रशासन और उसकी नीतियों के संदर्भ में कि औरंगजेब का प्रशासन किस प्रकार का था और उसकी नीतियां कैसी थी। औरंगजेब मुगल बादशाहों में एक ऐसा बादशाह हुआ है जिसको उसकी धार्मिक कट्टरता और हिंदुओं के प्रति उसकी नीति के संदर्भ में विशेषतः जाना जाता है। यद्यपि हम धार्मिक दृष्टि से औरंगजेब के प्रशासन और नीतियों का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि यदि हम इस्लामी दृष्टिकोण से देखें तो औरंगजेब एक धर्मपरायण कट्टर सुन्नी मुसलमान था जो कि इस्लामी शरीयत के अनुसार शासन करना चाहता था और लगभग इस्लामी शरीयत के अनुसार ही उसने शासन करने का प्रयास भी किया। इसीलिए उसे इस्लामिक दृष्टि से एक धार्मिक शासक माना जा सकता है, परंतु वहीं दूसरी ओर यदि हम अन्य धर्मों के दृष्टिकोण से देखें तो औरंगजेब का प्रशासन और उसकी नीतियां प्रजा के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान की बहुसंख्यक जनता गैर मुस्लिम थी और औरंगजेब की नीतियां गैर मुस्लिम विरोधी रही हैं। इसलिए औरंगजेब के शासन और उसकी नीतियों की निरंतर आलोचना होती रही है। औरंगजेब का जो प्रारंभिक जीवन था उस संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का पूरा नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। उस समय औरंगजेब का पिता शाहजहां दक्षिण का सूबेदार था और जो यह स्थान था उज्जैन के निकट मालवा और गुजरात की सीमाओं में स्थित था। औरंगजेब प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी था, दृढ़ निश्चयी और योग्यता उसमें पर्याप्त रूप से थी और अपनी योग्यता के कारण ही वह 1634 ईस्वी में 10,000 का मनसबदार बन गया था। शाहजहां ने उसकी योग्यता को देखते हुए 1634 ईस्वी में उसे 10,000 का मनसब प्रदान किया था। दक्षिण उस समय एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था जहां की बार बार विद्रोह होते थे और बार बार मुगल सत्ता को दक्षिण की ओर से चुनौती दी जाती थी। दक्षिण के महत्व को देखते हुए शाहजहां ने 1636 ईस्वी में औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। लगभग दक्षिण में औरंगजेब ने अपनी योग्यता का परिचय दिया और दक्षिण के प्रशासन को संभाला। 1648 से 1652 तक औरंगजेब को मुल्तान तथा सिंध का सूबेदार नियुक्त किया गया। यहाँ भी उसने अपने कुशल शासन का परिचय दिया और मुल्तान तथा सिंध का प्रशासन कुशलतापूर्वक संचालित किया। 1652 ईस्वी में उसे पुनः दक्षिण का सूबेदार
नियुक्त किया गया। और जब उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था तो उस समय भी औरंगजेब दक्षिण का ही सूबेदार था। उत्तराधिकार युद्ध के समय औरंगजेब ने बड़ी कूटनीति से काम लिया। उसने अपने छोटे भाई मुराद को अपने साथ रखा तथा दारा को कूटनीति तथा योग्यतापूर्ण नेतृत्व के द्वारा पराजित कर दिया। यद्यपि इस समय औरंगजेब के ससुर ने उसका महत्वपूर्ण साथ दिया और राजधानी में औरंगजेब के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। इस तरह औरंगजेब ने सफलतापूर्वक जो कूटनीति का प्रयोग किया, उस कारण धर्मद के युद्ध में उसे सफलता प्राप्त हुई। धर्मद के युद्ध में सफलता के पीछे औरंगजेब की कूटनीति ही थी कि शाहजहां ने जसवंत सिंह को आक्रमण के लिए मना कर दिया था और शाही सेना के सेनापति कासिम खान ने युद्ध में कोई भाग नहीं लिया। एक प्रकार से यह औरंगजेब की कूटनीति का ही नमूना था या कूटनीति का ही प्रयोग था। सामूगढ़ के निर्णायक युद्ध में उसने शाही सेना के सेनापति खलीलुल्लाह को अपने पक्ष में कर लिया और इस तरह योग्यतापूर्वक कूटनीतिक रूप से उत्तराधिकार युद्ध में उसने विजय प्राप्त की। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ तथा बाद में 15 जून, कुछ विद्वानों के अनुसार 15 मई, वैसे 15 जून 1659 ईस्वी को उसका विधिवत राज्याभिषेक किया गया। इस तरह औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब के प्रशासन के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि औरंगजेब ने इस्लामी कानून के अनुसार ही शासन करने का प्रयास किया। अपने प्रारंभिक कार्यों के अंतर्गत औरंगजेब ने मुख्य रूप से 2 आदेश पारित किए। क्योंकि उस समय उत्तराधिकार युद्ध के कारण उत्तर भारत में अव्यवस्था फैल गई थी, जिसका दुष्प्रभाव कृषि और अनाज पर पड़ा। इसके दुष्प्रभाव के कारण कृषि और व्यापार ठप पड़ गया था, खाद्यान्न की कमी हो रही थी और अनाज पर अनेक कर लगे हुए थे। इसलिए उसने इस समस्या को हल करने के लिए 2 महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। उसने सर्वप्रथम राहदारी कर समाप्त कर दिया, जो कि नदियों के घाटों या विभिन्न सूबों की सरहदों पर 1/10% की दर से लिया जाता था। इस प्रकार इस कर के हट जाने से खाद्यान्न तथा अन्य व्यापारिक वस्तुओं की आपूर्ति सरलता से होने लगी और साम्राज्य के किसी भी भाग में आसानी से खाद्यान्न तथा व्यापारिक वस्तुएं लाई ले जाई जा सकती थी। दूसरा, उसने पानदारी कर भी समाप्त कर दिया। पानदारी कर एक प्रकार का चुंगी कर था और यह सभी बड़े नगरों में जैसे आगरा, दिल्ली, लाहौर, बुरहानपुर आदि शहरों में प्रत्येक खाद्य वस्तु पर यह कर लिया जाता था। इस कर की अर्थात पानदारी कर की समाप्ति के बाद खाद्य समस्या भी एक प्रकार से हल हो गई। धीरे धीरे औरंगजेब ने अन्य करों को भी, जो कि अबवाब कहलाते थे, उन्हें भी हटा दिया। लगभग जो कि 18 प्रकार के कर थे जिन्हें जमींदार लोग वसूल करते थे। औरंगजेब ने शरीयत के अनुसार ही कर लागू किए
औरंगजेब की शासन नीति के अंतर्गत उसने एक विस्तृत नीति इस्लामी कानून के आधार पर शासन चलाने हेतु तैयार की और इस नीति के अंतर्गत उसने जो भी पूर्व में दारा के प्रभाव के कारण जो भी उदारवादी कार्य या उदारवादी कानून पारित किए गए थे उन सब को औरंगजेब ने निरस्त कर दिया और उसने इस्लाम की रक्षा का नारा देते हुए इस्लामी शरीयत के अनुसार शासन चलाने का प्रयास किया। उसने अपने शासन को सुदृढ़ करने हेतु अनेक फरमान जारी किए, जिनमें प्रमुखता से जैसे सिखों पर कलमा जारी करने की प्रथा बंद कर दी गई, क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि सिखों पर कलमा नहीं लिखा जाना चाहिए, नहीं जारी होना चाहिए, क्योंकि सिक्के जो हैं काफिरों के हाथ में भी जाते हैं और यदि काफिरों के हाथ में वो सिक्का, वो कलमा चला गया, सिक्कों कलमा युक्त सिक्का चला गया तो उससे वह अपवित्र हो जाएगा। इसलिए उसने सिक्कों पर कलमा जारी करने की प्रथा बंद कर दी। दूसरा, उसने नवरोज का उत्सव मनाना बंद कर दिया, क्योंकि अब तक सभी मुगल बादशाह नवरोज का त्यौहार मनाते थे, परंतु औरंगजेब ने यह कहकर कि यह इस्लामिक प्रथा के विरुद्ध है, गैर इस्लामिक त्यौहार है, इसलिए उसे मनाना बंद कर दिया। तीसरा औरंगजेब ने यह फरमान जारी किया कि मुसलमान कुरान के अनुसार आचरण करें और इसके लिए उसने मुहत्सिब अर्थात निरीक्षक नियुक्त किए, जो कि यह देखते थे कि प्रत्येक मुसलमान धर्म के अनुसार आचरण करे, कुरान के अनुसार आचरण करे, धर्म विरोधी कार्य न करे और न ही नशीली वस्तुओं का सेवन करे, व्यभिचार, जुआ आदि अनैतिक कार्य न करे। और इन सब की देख रेख के लिए उसने मुअत्सिब अर्थात निरीक्षक नियुक्त किए। चौथा महत्वपूर्ण कार्य उसने मस्जिदों और खानकाहों की मरम्मत का किया। औरंगजेब ने मस्जिदों और खानकाहों की मरम्मत कराई तथा इन स्थानों पर राजकीय वेतन पर इमाम, मुअज्जिन, खतीब आदि कर्मचारी पदाधिकारी नियुक्त किए। उसने सभी प्रांतों में भांग की खेती पर रोक लगा दी ताकि लोग भांग के नशे का प्रयोग न कर सकें। इसी तरह उसने बाद में कई प्रकार के आदेश जारी किए, जिसमें उसने 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने दरबार में संगीतज्ञों को नियुक्त करने की प्रथा बंद कर दी, क्योंकि संगीत को औरंगजेब इस्लाम के विरुद्ध मानता था। इस कारण उसे संगीत से अरुचि थी और इसलिए वह इसे अनावश्यक समझता था। उसने फिर तुलादान की प्रथा भी 1669 ईस्वी में बंद कर दी, क्योंकि वह इसे एक हिंदू प्रथा मानता था, इसलिए तुलादान बंद कर दिया गया। साथ ही साथ उसने 1670 ईस्वी में दरबार में प्रणाम करने के लिए सलाम अलैकुम का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि प्रणाम करना वह एक प्रकार से हिंदू प्रथा समझता था, इसलिए प्रणाम हेतु सलाम अलैकुम करने का प्रयोग करने का आदेश दिया गया। इसी वर्ष जो है औरंगजेब ने सम्राट द्वारा या बादशाह द्वारा अपना जन्म दिवस मनाना भी बंद कर दिया, क्योंकि यह जन्म दिवस मनाना वह इस्लामी प्रथा के विपरीत मानता था। इस तरह औरंगजेब ने इस्लामी शरीयत के अनुसार शासन चलाने का प्रयास किया और अपने शासन में कई इस्लाम विरोधी नियमों को बदल दिया। 1677 ईस्वी में उसने राज्याभिषेक के अवसर पर सरदारों से भेंट लेने या वैभव प्रदर्शन करने को भी बंद कर दिया। इसी के तहत उसने 1679 ईस्वी में
हिंदू राजाओं के तिलक करने की प्रथा भी बंद कर दी, क्योंकि यह प्रथा अकबर के समय आरंभ हुई थी, इसलिए हिंदुओं का तिलक करने की प्रथा भी उसने बंद कर दी। इस तरह औरंगजेब ने अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। उसने इलाही वर्ष से गणना करने के स्थान पर पुनः हिजरी संवत लागू किया। झरोका दर्शन की प्रथा को बंद कर दिया गया, क्योंकि उसे वह एक हिंदू प्रथा मानता था और इससे व्यक्ति पूजा की भावना को प्रोत्साहन मिलता था। उसने दरबार में हिंदू उत्सवों को मनाना भी बंद कर दिया। उसे ज्योतिष में विश्वास नहीं था, अतः उसने दरबार से ज्योतिषियों को हटा दिया। संगीत बंद करने के साथ साथ उसने नर्तकियों से भी कहा कि वे या तो विवाह कर लें या मुगल साम्राज्य से बाहर चली जाएं। इस तरह इस्लामी शरीयत के अनुसार औरंगजेब ने शासन करने का प्रयास किया और इस तरह इस हिंदू विरोधी या हमें कह सकते हैं कि इस तरह औरंगजेब ने शासन में गैर इस्लामिक प्रथाओं पर रोक लगा दी।